हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में अब फिर से हम करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस। ये वीडियो थर्ड पार्ट है जो बहुत ही आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और जिसमें पेडोलॉजी पूछी जाती है, आपकी सीडीपी पूछी जाती है, वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन लास्ट तक फ्रेंड देखिएगा वीडियो। जो फ्रेंड्स लाइव अभी आए हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लास्ट तक जरूर तक देखिएगा फ्रेंड्स और लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भावनाओं का पहिया व्हील ऑफ मोशन दिया गया था? पॉल एकमैन के द्वारा, पियाजे द्वारा, रॉबर्ट प्लूचिक द्वारा या वाइगोत्स्की के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड रॉबर्ट प्लूचिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने रॉबर्ट प्लूचिक ने क्या किया, पॉल एकमैन के अनुसार, जो एक पॉल एकमैन विद्वान हुए, इनके अनुसार 6 मूल प्रकार की भावनाएं हैं। वे क्या हैं? भय, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, खुशी और उदासी। ये चीज़, इनकी भी चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है। पॉल एकमैन के अनुसार 6 मूल भावनाएं कौन कौन सी हैं? तो वो क्या हैं? भय, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, खुशी और उदासी। इन 6 भावनाओं को सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। रॉबर्ट प्लूचिक ने क्या कहा है? रॉबर्ट प्लूचिक द्वारा भावनाओं का एक वर्गीकरण दिया गया था। इसे ही व्हील ऑफ मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हील ऑफ इमोशन, व्हील ऑफ मोशन है क्या? व्हील ऑफ इमोशन कहा जाता है। इस वर्गीकरण में रॉबर्ट ने मूल भावनाओं को मिलाकर विभिन्न भावनाओं का प्रदर्शन किया है। जितनी मूल भावनाएं दी गई हैं जो पॉल एकमैन के द्वारा, इनको सबको मिला के क्या क्या है? विभिन्न भावनाओं को मिला के भावनाओं का प्रदर्शन किया है, सबको मूल भावनाओं को मिला दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, डैश को व्यक्तित्व के नीतिपरक नैतिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। किसको? अहम को, पराअहम को, इदम को, इनमें से कोई नहीं, यानी इड, ईगो, सुपर ईगो या नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम व्यक्तित्व के नीतिपरक नैतिक संसाधन के रूप में हम जानते हैं पराअहम यानी सुपर ईगो को। पराअहम मानस के नीतिपरक और नैतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी मानव क्या करता है? नीतिपरक, किसी नीतियों को परखने के लिए, या नैतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है और आमतौर पर 5 साल की आयु में बच्चे में विकसित होता है तथा विवेक के रूप में संदर्भित होता है। यह प्रकृति में आदर्शवादी है और अचेतन मन में स्थापित होता है। जो सुपर ईगो होता है आपका पराअहम, वो क्या होता है? अचेतनपन पे रहता है। ठीक है, हम देखते हैं चेतन मन है ना, अर्धचेतन मन और आपका अचेतन मन। तो इस सुपर ईगो कहाँ रहता है? पराअहम कहाँ रहती हैं? ऐसी भावनाएं कहाँ आती हैं? आपके अचेतन मन पर निवास करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन अपने सिद्धांत में वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तुत किए गए मचान की अवधारणाओं को सही ठहराता है? तो किसके द्वारा? ये एक फ्रेंड यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी मचान की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने द्वारा दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है दिया गया है इसमें, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा या शिक्षक पर निर्भरता या शिक्षक से थोड़ा मार्गदर्शन। पूछा क्या गया है? मचान की अवधारणाओं को सही ठहराते जो आपकी वाइगोत्स्की जी हैं, इनके द्वारा जो दी गई है मचान की अवधारणा क्या थी, तो उसमें किसको सही ठहराता है? तो इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक से थोड़ा सा मार्गदर्शन। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक को शिक्षक द्वारा थोड़े से मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो बालक है ना, वो क्या है? एक खुद ही छोटा नन्हा सा वैज्ञानिक है, उसको थोड़ी सी शिक्षक का मार्गदर्शन चाहेगा, मिलेगा तो क्या करे? खुद ही अपनी क्रिएटिविटी बना लेगा। यही इसको समझाया गया है कि मचान एक शिक्षाप्रद विधि है
जहां शिक्षक समस्या समाधान की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है तथा प्रत्येक चरण की व्याख्या करता है या उन्हें चरण दर चरण निर्देशित करता है और कुछ प्रारंभिक स्पष्टीकरणों के बाद वह छात्रों को अपने दम पर, याद रखिएगा आप, छात्रों को अपने दम पर ऐसा करने की अनुमति देता है और आवश्यकता होने पर उसकी सहायता प्रदान करता है। यानी क्या करता है, वो हेल्प करता है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। मचान का उदाहरण किसी वायोत्सर्गी के द्वारा दी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों की गलतियों का सुधारना, छात्रों को पुरानी किसी भी संदर्भ के बिना स्वयं नई अवधारणाओं को सीखने और समझने दें, या सी, अभ्यास के लिए अतिरिक्त कार्य दे दें उन्हें, या छात्रों को विभिन्न उदाहरण दें और उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आप देखिए, फिर से ध्यान से पढ़िए, वैचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, विचारों को जो अपने मन से वो अपने क्रिएटिविटी कर सकें, विचार लाएं, थॉट्स लाएं, उसको प्रोत्साहित करना है कि वो अपने मन से कुछ सोचें। तो क्या छात्रों की गलती को सुधारेंगे? तो कैसे सोचेंगे हम जब गलतियां उनकी सुधार देंगे? बी ऑप्शन कह रहा है, छात्रों को पुराने किसी भी संदर्भ के बिना स्वयं नई अवधारणाओं को सीखने और समझने दें। जब उनको थोड़ा सा कुछ नॉलेज, ये इतना अच्छा आंसर नहीं है, थोड़ा सा भी तो थोड़ा सा उनको कुछ पता होना चाहिए, तभी वो उसको कुछ उदाहरण देना पड़ेगा हमें, तब वो कुछ किसी क्रिएटिविटी के, उसके बाद एकदम से पता नहीं तो कुछ थॉट्स नहीं ला पाएंगे। एकदम से कुछ चीज़, नई चीज़ कोई उनके सामने रख दी जाए तो उसके बारे में नहीं जानते हो तो उसके बारे में आदमी थॉट्स कैसे लाएगा, है ना। अभ्यास के लिए अतिरिक्त कार्य दें, ये भी कोई सल्यूशन नहीं है। तो सबसे प्रभावी तरीका फ्रेंड्स होगा कि छात्रों को विभिन्न उदाहरण दें और उन्हें तर्क का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें वही बताया गया कि छात्रों में वैचारिक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विभिन्न उदाहरण देना और उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्र तार्किक समस्या को सुलझाने के कौशल विकसित करते हैं और संभावित वैकल्पिक क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और अपने चयन के लिए तर्क के साथ समाधान प्रदान करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रभावी शिक्षण में वृद्धि हेतु शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक की वह विधि, प्रभावी शिक्षण में वृद्धि हेतु शिक्षक को चाहिए क्या? कि शिक्षण की वह विधि अपनाए जिसमें अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग किया जा सके, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सह संबंध अधिगम बनाए, या सी, शिक्षण की उस पद्धति का उपयोग करें जिसमें वह सहज हो। तो सी ऑप्शन या डी ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहे हैं? शिक्षण की वो उस पद्धति का उपयोग करें जिसमें वो सहज हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो कि शिक्षक जो जिसमें सहज हो वो चीज़ बताए। तो इससे प्रभावी शिक्षण कैसे होगा? जिसमें जो टीचर को अच्छा है, सहज है, वो चीज़ बताएगा। वो उस चीज़ को भी तो बताएं जो छात्रों को ज़रूरत है, जिसको चाहे नहीं, जिसको पढ़ने की या जिसको चीज़ को समझाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि टीचर अपने मन से बताए। बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है, अब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? शिक्षण की वह विधि अपनाए जिसमें अधिकतम संख्या में इंद्रियों को उपयोग किया जाता है, कि बालक अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों को प्रयोग करें, अच्छे से सोचें उसके बारे में, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोरिलेशन बनाएं, कोरिलेशन बना के अधिगम करें, लर्निंग करें, सीखें उस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी, यानी दोनों ऑप्शन ये सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। वही इसमें दिया है कि शिक्षक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को अधिकतम संख्या में इंद्रियों को उपयोग कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सहसंबंध अधिगम का कर संशोधन एवं अभ्यास प्रक्रिया एवं सुदृढ़ीकरण इतिहास के उन लोगों के साथ हाल की शिक्षाओं को जोड़कर बढ़ा चढ़ा सकता है।
यानी सुधरी वो अपने अभ्यास में संशोधन करें, कोई चीज़ गलतियाँ करते हैं उनमें संशोधन करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करने दें, जिससे उनमें क्या हो, तर्क करने की क्षमता और अच्छे से विकास हो सके। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये सीटेट के पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा गया है। कोहल वर्ग हो गया आपका, आपके जितने भी वैज्ञानिक हैं, आपके जिन पियाजे वगैरह हो गए, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कि गलत आयु में अलग तरीके से, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो क्या पूछा उसने कि बच्चे सही और गलत के बारे में कब चिंतन करते हैं। तो बच्चे अलग अलग आयु में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं। सोचने का जो नज़रिया होता है, अगर एक छोटा सा बच्चा है, बाल्यावस्था में है, फिर किशोरावस्था में वो उसी चीज़ को सोचेगा तो अलग तरीके से सोचेगा। जैसे जो प्राथमिक अवस्था में जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो घर से, परिवार से जो भी किसी चीज़ को बता दिया गया कि ये किसी जानवर को मारना पाप है, किसी इंसान को मारना पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ये अपराध, हत्या होती है, और ये उसके माइंड में छप गया। उसने एक नैतिक शिक्षा अपने परिवार से ले ली कि मुझे किसी को नहीं मारना है, वो बहुत संस्कारी हो गया। लेकिन वही बच्चा जब किशोरा, उसने आर्मी का फॉर्म डाला, उसने फॉर्म भर डाला, वो आर्मी में हो गया, और बॉर्डर में सामने क्या खड़ा है, पाकिस्तानी या किसी दुश्मन देश का कोई जवान या कोई और ऐसा घुसपैठिया आया और उसको गोली मार, उसके सिद्धांत क्या है, उसको सिखाया गया है कि उसे किसी इंसान को गोली नहीं मारनी है, या किसी को नहीं मारना, हिंसा नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, हत्या कहलाती है, पाप होता है। तो क्या वहाँ पर नियम क्या हो जाए, क्या अगर वो नहीं मारता तो क्या वो सही है, तो वहाँ पर क्या नए नियम बनेंगे सही और गलत के बारे में। जो गलत जिसको लग रहा था वो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऐसे लोग जो हमारे दुश्मन हैं या जिससे हमें नुकसान है, जो हमारे देश को क्षति पहुँचा सकते हैं, उनको मारना पाप नहीं है। तो यही क्या होता है, अलग आयु में अलग अलग तरीके से सही गलत के बारे में चिंतन करते हैं। तो राइट आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्रेंड्स। यही देखो यहाँ पर बताया गया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए फ्रेंड, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चीज़ को डिस्कशन करने के लिए मैं सारी चीज़ लिख के लाया हूँ। कोल वर्ग के अनुसार बच्चे के सही और गलत के बारे में सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग उम्र में अलग अलग होता है। विचारक के विकास के ये क्या है, चरण दिए गए हैं। पहला चरण दिया गया है फ्रेंड्स, चरण फर्स्ट में क्या बताया गया है कि पूर्व नैतिक या पारंपरिक चरण बोलते हैं। फर्स्ट चरण को पूर्व नैतिक या पारंपरिक चरण होता है, 10 से 13 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें क्या हो, पहला चरण। दूसरा चरण क्या होता है, साधक विनिमय, अहमवादी। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने बारे में सोचता है कि मैं ऐसा करूँ। मुझे बच्चे से आप बोलेंगे कि ये काम कर लो, ये चीज़ मुझे दे दो, तो कहेगा नहीं ये मेरी चीज़ मैं नहीं दूंगा। तो इसमें अहमवादी चीज़ें होती हैं। फिर चरण तीसरा होता है, इसमें क्या करता है बच्चा, पारंपरिक रूप से जनजाति या अनुरूपता, अपनी अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, इसके बारे में चीज़ें बातें होती हैं। चरण 4 के कानून और व्यवस्था यानी सामाजिक अनुरूपता, एक अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा ग्रहण करता है। इसी तरह अच्छे नागरिक कैसा होना चाहिए इस बारे में विचार करता है। चरण 5 में क्या करता है, पूर्व अधिकार और सामाजिक अनुबंध, एक दार्शनिक की तरह सोचने लगता है। एक राजा को सार्वजनिक में सबको एक तरह से देखता है, उसमें सही गलत का निर्णय लेता है। व्यक्तिगत न होकर क्या है, सामूहिक रूप से सारी चीज़ों का निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, एक दार्शनिक की तरह सोचता है। और चरण 6 क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, अपने खुद के सिद्धांत जो सीखता है जीवन से, उसके सिद्धांत प्रतिपादित करता है। जैसे पैगंबर हो गए, मसीहा हो गए, इनकी सारी चीज़ें है ना। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कक्षा में शिक्षक को, इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इसमें। एक कक्षा में शिक्षक एक छात्र को पेंसिल पकड़ना या कैपिटल
ए लिखना सिखाता है, इसके प्रभाव के रूप में जाना जाएगा। इसे किसके प्रभाव के रूप में जाना जाएगा? प्रतिरूपण के। अवधारणा कहलाएगा ये, या समझ कहलाएगी, और या परावर्तन कहलाएगा। तो ये बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बोला गया है कि शिक्षक एक छात्र को क्या सिखा रहा है? पेंसिल पकड़ना सिखा रहा है। और पेंसिल पकड़ के सिखाना, यह कैपिटल ए लिखना सिखाता है। तो वो क्या चीज़ सिखा रहा है? उसकी समझ विकसित हो गई है? समझ नहीं विकसित हुई, नहीं, वो लिख लेता खुद से, कोई अवधारणा दे नहीं, प्रतिरूपण कर रहा है। वो क्या है? देख कर लिखने की चीज़ें बता रहे हैं। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? ए, प्रतिरूपण। ये कौन सा मॉडलिंग कहलाता है फ्रेंड्स? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को है, इसको बोलते हैं बंदुरा मॉडलिंग प्रभाव। इससे क्या बोला जाता है? बंदुरा का मॉडलिंग प्रभाव तब देखा जा सकता है जब एक शिक्षक एक छात्र को प्रदर्शित करता है कि वह पेंसिल कैसे पकड़ता है या कैपिटल ए आदि लिख सकता है। कक्षा में पढ़ाते समय यह एक नया व्यवहार दिखाता है, जिसके द्वारा एक छात्र नए प्रकार की प्रक्रिया या पैटर्न को सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? वो कौन सा मॉडल कहलाता है? बंदुरा का मॉडलिंग प्रभाव। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विचार प्रक्रिया तब होती है जब कोई व्यक्ति दी गई समस्या को विविध संभावित समाधानों में से मुक्त रूप से तुलना करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? यानी जब कोई व्यक्ति दी गई समस्याओं को विविध संभावित समाधानों से मुक्त, जो संभावित समाधान हैं उनसे हटकर मुक्त रूप से तुलना करता है, तो इसे क्या कहते हैं? यानी आपके क्या हैं, एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड, जो विविध प्रकार के जो क्या है संभावित समाधान हैं उनसे थोड़ा सा हट के सोचना, जो मतलब समाज में दिए गए हैं, जिनका आंसर के रूप में जो किसी न किसी प्रकार से उसका समाधान पहले से किसी ने बता रखा है, या किसी से कहीं पढ़ा है, या किसी चीज़ की ज्ञान है, पूर्ण अनुभव, उससे हटके अगर वो तुलना करने को चीज़ करता है या अलग तरह से उसे क्या करता है, मुक्त रूप से तुलना करता है, तो उसे क्या कहेंगे? अनुमानी कहेंगे, अनुमान लगा रहा है, या कहेंगे उसकी अलग सोच बोलेंगे इसको, या अविसारी सोच बोलेंगे, या पार सोच बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अलग सोच। एक हटकर सोच रहा है तो क्या हो जाएगी उसकी एक अलग सोच। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक अलग सोच एक विचार प्रक्रिया है। एक अलग सोच क्या है? एक विचार प्रक्रिया या विधि है जो सही समाधान खोजने के लिए संभावित समाधानों की प्रकारों की खोज करके रचनात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। कोई रचनात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए क्या की जाती है? उपयोग की जाती है। जबकि अभिसारी सोच क्या है? ये कई समाधानों के सुझाव देने के स्थान पर एक निश्चित समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कोई पहले से कोई समाधान दिया गया है, वहाँ पे जाकर निश्चित जो पहले से ही निश्चित है उसको उस पर जाकर केंद्रित हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी समाधान। जबकि दूसरी तरफ अनुमानी या ह्यूरिस्टिक का नियम क्या कहलाता है? यह एक नियम है जो लोगों की समस्याओं को हल करने में, याद रखिए ह्यूरिस्टिक का नियम क्या कहलाता है? जो लोगों के समस्याओं को हल करने में शीघ्र एवं प्रभावपूर्ण ढंग से निर्णय लेने की अनुमति देता है। वो क्या कहलाता है? अनुमानी नियम या ह्यूरिस्टिक मॉडल कहलाता है। दूसरा बताया गया है पार्श्व सोच क्या है? ऑप्शन में दिया गया था, पार्श्व सोच दी गई थी। पार्श्व सोच क्या है? अप्रत्यक्ष और रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से समस्याओं को हल कर रही हैं। कुछ रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से समस्याओं को हल कर रही हैं जो तर्क रूप से पूर्णतः समान नहीं है और केवल पारंपरिक चरण दर चरण तर्क का उपयोग करके उन विचारों को शामिल करना जो संभवतः उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यानी तर्क चरण दर चरण तर्क करना, जो क्या है
उनका उपयोग कर जो विचारों को शामिल करना नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संभवतः उपलब्ध नहीं हो सकते। ऐसे विचार जो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, ऐसे प्रयोग करना, चरण दर चरण, क्या ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें नहीं हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो ये इसके लिए राइट आंसर हमारा क्या था, एक अलग सोच। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिया गया है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित में से सवालों को उत्तर देना है फ्रेंड्स। प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न है आपके सामने कि एक बच्चा है, संक्षेप संबंध सूचक अवयवों के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। जो संबंध सूचक हैं, रिलेशन सूचक हैं, अवयवों के बारे में तार्किक रूप से क्या कर सकता है, सोच सकता है, और परिकल्पनाओं का परीक्षण व्यवस्थित ढंग से करता है। तो उसकी यह विशेषता पियाजे के किस चरण द्वारा दी गई है। अब देखो पियाजे से पूरे बहुत क्वेश्चन आप देखने को मिलता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हो सकता है हूबहू ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए फ्रेंड्स, और पिछले शिफ्टों में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कौन सा है, पूर्व परिचालन चरण का चरण है, या औपचारिक परिचालन का चरण है, या यथार्थ परिचालन, या संज्ञानात्मक परिचालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक परिचालन। क्या हो जाएगा, औपचारिक परिचालन। ये क्या है औपचारिक परिचालन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत में औपचारिक संचालन 12 वर्ष और उसके बाद, यानी 12 ईयर के बाद में, एबव के समय बाद, उसके बाद का जो समय होती है, उसकी अवधि होती है, उस अवधि की, यानी 12 वर्ष या उसके बाद की अवधि की व्यवहार विशेषता का यह है, क्या है उसकी व्यवहार विशेषता, यह है कि औपचारिक तर्क के सिद्धांतों को शामिल करते हुए विचार अधिक भावनात्मक हो जाते हैं, यानी वो भावनात्मक तरीके से सोचने लगता है। अमूर्त प्रस्ताव क्या होता है, कई परिकल्पनाओं और उसके संभावित परिणामों को उत्पन्न करने की क्षमता स्पष्ट रहती है। और सोच क्या होती है, सोच मूर्त वास्तविकता से कम बनती है। तो इसे क्या बोला कि अवधि में क्या विशेषता है, ये क्या है कि वो औपचारिक तर्क के सिद्धांतों को शामिल करते उसने क्या क्या है कि विचार क्या हो जाते हैं इस समय पर, अधिक भावनात्मक हो जाते हैं। तो इस चीज़ पॉइंट को याद रखिएगा, इस समय में क्या हो जाते हैं, विचार क्या हो जाते हैं, अधिक भावनात्मक हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अमूर्त प्रस्ताव में क्या होता है कि ये कई परिकल्पनाओं और उनके संभावित परिणामों को उत्पन्न करने की क्षमता को स्पष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अधिगम के लिए प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। प्रेरणा यानी मोटिव को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान काम देना, कोई बच्चों को आसान काम दे दिया जाए तो प्रेरणा बनी रहेगी, नहीं। रटन संस्मरण पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चे को दंड देना, या निपुण उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। तो मोटिव कब बना रह सकता है, जब क्या बच्चे को क्या निपुण उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा जाए, तब क्या हो जाए, उसके अधिगम के लिए मोटिव अच्छे बनेंगे, उसको मोटिव अच्छे से अच्छा मोटिव मिलेगा जब उसको निपुण क्या होंगे, उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब है क्या ये, अधिगम के लिए प्रेरणा में निपुण उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके बनाए रखा जा सकता है। महारत अभिविन्यास लक्ष्य स्वनिर्धारित मानक होते हैं, जो ये होते हैं महारत होते हैं इस तरह पर। महारत अभिविन्यास लक्ष्य क्या होते हैं, स्वनिर्धारित मानक होते हैं, स्वयं से निर्धारित किए जाते हैं मानक, जिसमें शिक्षार्थी क्या करता है, नए कौशल विकसित करने, उसमें कुछ सुधार करने और अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म प्रेरित होता है, यानी स्वतः से, यानी खुद से प्रेरित होता है, यानी खुद से सीखने के लिए क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। बच्चों को क्या करें, बच्चों को आसान काम देना, रटन संस्मरण पर ध्यान देना, बच्चों को दंड देना बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे को आसान काम दे दी, क्या वो अधिगम के लिए प्रेरित है, करेगा, वो करेगा जल्दी से, कभी नहीं सीखना चाहेगा।
सीखना क्या होता है, सीखते तो हम उसी चीज़ को जो हमको आती नहीं हो, आसान काम दे दो खटाक से कर लेंगे, इसमें क्या उसने सीखा, जो सीखा सिखाया कर लिया। या कुछ रटने वाली चीज़ दे दो, रटन संस्मरण, इसमें तो कोई नई चीज़, वो तो रट लिया उसने और कुछ समय बाद उसको क्या हो जाएगा, उसको विस्मरण, जिससे उसमें स्मरण किया उसे उसका विस्मरण हो जाएगा, जिस तरह रटना तो कोई साधन नहीं। या किसी चीज़ को दंड दो उसको, कभी दंड से किसी बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर के निपुण उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं, महारत हासिल करने, महारत अभिविन्यास लक्ष्य क्या होते हैं, ये स्वनिर्धारक मानक होते हैं, खुद से बालक स्वनिर्धारित मानक होते हैं, शिक्षक देता है उनके सामने, जो क्या जिससे क्या होता है, शिक्षार्थी नए कौशल विकसित करने तथा सुधार करने और अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म प्रेरित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन थे फ्रेंड। कैसी लगी क्लास सभी लोग बताएं, लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना है, और जो फ्रेंड्स नए देख रहे हैं इस वीडियो को वो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। 10-10 का क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को प्यार मिलता जाएगा, आपको मोटिवेशन, आपके लाइक सब्सक्राइब जैसे बढ़ाएंगे वैसे एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, जिससे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, एडिटिंग करना, सारी चीज़ कंटेंट आपको इकट्ठा करना, इसको मैटर तैयार करने के बाद में उसको PDF फॉर्मेट में तैयार करना, बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, है ना। तो आप लोग मेहनत का कुछ तो फल लिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।